सीमा एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। पति के जाने के बाद सीमा अकेले ही अपने पूरे परिवार को चलाया करती थी। सीमा रोटी बनाने का काम किया करती थी। दूर दूर से सीमा के पास रोटी बनाने का ऑर्डर आया करता था। उसके आसपास की बहुत सी औरतें भी अपना घर चलाने के लिए रोटी बनाने का ही काम किया करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा रोटी बनाने का ऑर्डर सीमा के ही पास आया करता था। ऐसे ही एक दिन सीमा के घर उसकी पक्की सहेली मीना आती है। दोनों आपस में खूब सारी बातें करती हैं। तभी सीमा की सास विमला सीमा और मीना के लिए चाय नाश्ता लाती है। ये देख मीना बोलती है, अरे वाह सीमा, तेरी सास तो बहुत अच्छी है। तेरे लिए और मेरे लिए नाश्ता लेके आ रही है। अभी इनकी जगह ना मेरी सास होती, वो उल्टा मुझे दो चार सुनाने लग जाती और मेरी तो बेइज्जती कर देती। सच में तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी सास मिली। हाँ, किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी है कि मुझे ऐसी सास मिली। अरे सच बताऊं तो सास नहीं बल्कि माँ है। मेरी हर चीज में मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अगर ये आज मुझे सपोर्ट नहीं करी होती ना तो शायद मैं रोटी बनाने का ऑर्डर भी ठीक से पूरा नहीं कर पाती। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, शाम को मार्केट चलते हैं। मुझे ना एक नया बेलन लेना है, तो तू भी ले लेना अपने लिए। नहीं, मुझे नहीं लेना। मेरे पास जो बेलन है मैं इसी से काम चला लूंगी, क्योंकि ये मेरा लकी बेलन है। बहुत समय से मैं इसी से काम कर रही हूँ और वैसे भी इसमें मेरा हाथ सेट हो चुका है। बहुत जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ इससे मैं। एक काम कर, तू मेरे साथ मार्केट चल ले। तुझे बेलन लेना है तो तू ले लो, मुझे थोड़ी सब्जी लेना है। इतना बोलकर सीमा और मीना दोनों मार्केट की तरफ निकल जाती हैं। तभी रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि सीमा को रोकते हुए उनसे बोलता है, अरे सीमा बहन, अभी हम तुम्हारे घर ही जा रहे थे। वो दरअसल बात ये है कि कल ना हमारे होटल में 500 रोटियों की जरूरत है। अगर तुम हमारा ऑर्डर कल पूरा कर दोगी तो बहुत मेहरबानी होगी। हर कोई तुम्हारे हाथ की बनी रोटी ही मांगता है। लेकिन भाई साहब, कल तो मैंने किसी और का ऑर्डर ले रखा है। मेरे पास समय नहीं, आप किसी और से करवा लीजिएगा। अरे भाई साहब, मैं भी रोटियां बनाने का काम करती हूँ। आप मुझे ऑर्डर दे दो ना, अच्छी रोटियां बनाती हूँ मैं भी। माफ करना बहन जी, हम सीमा बहन जी से ही रोटियां बनवाएंगे। दरअसल हर कोई इनके हाथ की बनी रोटियां ही मांगता है। सीमा बहन, भगवान के लिए हमारे लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए। अच्छा चलिए, मैं आपके लिए कल 500 रोटियां तैयार कर दूंगी। हर कोई सीमा को ही ऑर्डर देता। ये सब देखकर मीना को मन ही मन सीमा से जलन होने लगती है, लेकिन अब वो कर भी कह सकती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन वो आदमी मीना के घर जाता है और बोलता है, अरे बहन जी, आप रोटी बनाने का काम करती हैं क्या? हाँ भाई साहब, मैं रोटियां बनाने का काम करती हूँ। कोई ऑर्डर है क्या आपके पास? हाँ बहन जी, 1000 रोटियों का ऑर्डर है। और बहन जी सच बताऊं तो हर कोई आपके हाथ की बनी हुई रोटियों की तारीफ करता है। मेरे हाथ की बनी हुई रोटियां? कहीं ये आदमी गलत जगह तो नहीं आ गया? लेकिन मुझे क्या, मैं इससे ये बात पूछूंगी तो कहीं ये मुझे ऑर्डर देने से मना ही ना कर दे। एक काम करती हूँ, हाँ मैं हाँ मिलाकर ना ऑर्डर ले लेती हूँ इससे। हाँ भाई साहब, वो तो है। आपका ही नाम सीमा है ना? हाँ भाई साहब, मैं रोटियां बनाने का काम करती हूँ और मेरा नाम सीमा नहीं बल्कि मीना है और मैं ना उससे बेहतर रोटियां बनाती हूँ। आप एक बार मेरे हाथ की रोटियां खाकर तो देखो। अरे आप सीमा नहीं है, माफ करना बहन जी, मैं गलत घर में आ गया। सीमा का घर कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए, मुझे सीमा को भी ऑर्डर देना है। दरअसल इस गांव में सिर्फ एक सीमा ही है जो अच्छी रोटियां बनाती है। उसके हाथ की बनी रोटियां खाकर हर कोई उसकी तारीफ करता है। हर कोई कस्टमर यही कहता है कि आपके होटल में सीमा के हाथ की रोटियां होनी चाहिए। ये सुनकर मीना गुस्से से दरवाजा उस आदमी के मुंह पर ही बंद कर देती है और अंदर चली जाती है। बहुत हो गया, इस सीमा की वजह से ना मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा। कोई भी मुझे ऑर्डर देने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे हर कोई सीमा 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 करता रहता है। अगर ये सीमा यहाँ रही ना तो मेरा काम तो कभी ठीक से नहीं चलेगा। कोई मुझे नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि जो भी थोड़े बहुत ऑर्डर आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब मीना ठान लेती है कि वो कुछ तो ऐसा करके ही रहेगी जिससे लोग सीमा को ऑर्डर देना बंद कर दे। ऐसे ही एक दिन मीना बिना बताए सीमा के घर जाती है और वो देखती है कि सीमा अपने बेलन की पूजा कर रही थी। ये देखकर मीना को बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये सब क्या है। सीमा उस बेलन की पूजा करने के बाद एक मंत्र का उच्चारण करती है, जिससे फटाफट बहुत सारी रोटियां बनना शुरू हो जाती है। ये देखकर मीना समझ जाती है कि जरूर ये बेलन एक जादुई बेलन है। मीना बिना कुछ कहे
वहाँ से घर आ जाती है और उस बेलन को चुराने का योजना बनाते हुए खुद से कहती है, अब पता चला मुझे कि आखिर क्या मांझ रहा है। ये जादुई बेलन की मदद से तरक्की कर रही है महारानी। अच्छा, इसका जब ये जादुई बेलन छिन जाएगा ना, तब पता चलेगा इसे। जब सड़क पर आकर भीख मांगेगी ना, तब अकल आएगी कैसे इसने परेशान किया है मुझे। इसकी असली औकात तो इसे दिखानी पड़ेगी। ये काम तो मुझे आज रात को ही करना पड़ेगा, वरना ये सीमा इसी तरह से मेरा रास्ता काटती रहेगी। बहुत हो गया, बहुत सहली लोगों की जिल्लत। अब मैं भी बहुत सारी रोटियां बनाऊंगी। ऐसे ही रात के 2 बजे मीना किसी तरह से सीमा के घर में घुस जाती है और उसका जादुई बेलन चुरा कर वहाँ से अपने घर आ जाती है। अगली सुबह जब सीमा उठती है तो वो अपना बेलन ढूंढती है रोटी बनाने के लिए, लेकिन उसे कहीं भी उसका बेलन नजर नहीं आ रहा था। बहुत बुरी तरह से वो रोने लगती है। तभी उसे एक ख्याल आता है। फ्लैशबैक। दरअसल सीमा को बहुत पहले ये जादुई बेलन एक बूढ़ी औरत ने दिया था। उस बूढ़ी औरत ने सीमा को जादुई बेलन देते हुए उसे कहा था, जादुई बेलन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रोटियां बनाने में ही करना, और हाँ, कभी भी जादुई बेलन की मदद से किसी को नुकसान मत पहुंचाना। और हाँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यक्ति इस जादुई बेलन को गलत इरादे से चुराने की कोशिश करेगा, उसे इसका दंडा अवश्य मिलेगा। उसका आधा शरीर बेलन का बन जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, कोई भी इसकी सच्चाई ना जाने, वरना सच्चाई जानने के बाद हर कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा। वैसे मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, जब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो खुद पहले जैसा हो जाएगा। फ्लैशबैक आउट। सीमा भागते हुए अपने आसपास के घरों में जाकर देखने की कोशिश करती है कि आखिर किसने उसका जादुई बेलन चुराया। थोड़ी देर बाद सीमा मीना के घर के आसपास जाती है और वो देखती है कि मीना का आधा शरीर बेलन का बन चुका है। मीना बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तभी मीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सीमा से माफी मांगते हुए उससे बोलती है, सीमा, मैंने तुम्हारा जादुई बेलन चुराया था और कहीं ना कहीं ये चोरी करने का ही नतीजा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। भगवान, मुझे पहले जैसा कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी ऐसा। इस तरह से मीना सीमा से माफी मांगती है और उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद मीना बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद मीना समझ जाती है कि जलन और ईर्ष्या की भावना रखने से खुद का ही नुकसान होता है। कविता एक 25 साल की बहुत ही सीधी साधी लड़की थी। उसकी शादी राहुल नाम के लड़के से हो जाती है। सरिता के पिता ने सरिता को कम दहेज दिया था, जिसकी वजह से उसकी सास रामवती उसको हमेशा प्रताड़ित करती थी। अरे कलमुही, कहाँ मर गई? अरे मैंने तुझे खाना बनाने के लिए कहा था, बना कि नहीं अभी तक? लाई माँ जी, अभी बस चावल पकने ही वाला है। इतना वक्त हो गया, अभी तक तेरा खाना भी नहीं बना और अभी कपड़े भी पड़े हैं। आज नहीं कल तक तेरा खाना बनेगा। कब तेरे कपड़े धुलेंगे? इतना धीरे धीरे चलती है। तेरे बाप ने तुझे ही मेरे सर पर मरना था। कुछ समय बाद रामवती रसोई में जाकर देखती है तो चावल पक गया होता है। कुछ भी कहो, खाना तो तू बहुत अच्छा बनाती है। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, रहा नहीं जा रहा। चल खाकर देखती हूँ। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, चल थोड़ा सा खाकर भी देख लूं। रामवती चावल के पतीले में से कुछ चावल खा लेती है और स्वाद स्वाद में उसे वो चावल बहुत अच्छे लगते हैं। सच में चावल तो बहुत टेस्टी है, जी कर रहा है खाए जाओ। पर अगर मैंने उसकी तारीफ कर दी ना तो वो सर पे चढ़ जाएगी और सोचेगी कि मैं उसको पसंद करने लगी हूँ। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। रामवती बहुत गुस्से में आकर सविता को आवाज लगाती है और सविता भागी भागी रामवती के पास रसोई में आती है। क्या हुआ माँ जी? एक बात बता, ये चावल तूने कितने जनों के लिए बनाया है? अरे घर के लिए बनाए हैं या कोई बारात आने वाली है? अपनी बारात को खिलाएगी क्या इतने चावल? भला कौन खाएगा 4 दिन के चावल एक ही दिन में बना डाले? तेरे बाप ने भिजवा दिए क्या चावल? पैसा लगता है इन चावल में, फ्री के नहीं आते हैं। पर माँ जी,
चावल तो मैंने हमेशा की तरह उतने ही बनाए हैं जितने बनते हैं। अरे मैंने ये बाल क्या धूप में सुखाए हैं? अरे मुझे अंदाजा है चावलों का। ये चावल तू ही खाएगी, अब हम में से कोई नहीं खाएगा। और देख, मिर्च के मारे लाल हुए पड़े हैं चावल। खाना बनाना आता नहीं है तुझे अभी तक। रामवती उसको प्रताड़ित करती हुई रसोई से बाहर निकल कर आती है और सविता बेचारी रोती हुई रह जाती है। उसे गली के कुत्तों से बहुत लगाव था। वो उसी से सारी बात कहा करती थी, उसे अपने बच्चे की तरह रखती थी। मैंने हमेशा की तरह ही चावल बनाया, आज चावल इतना ज्यादा क्यों लग रहा है? हमेशा मुझसे गलती होती रहती है और मैं माँ जी का दिल दुखाती हूँ। मेरा तो आज व्रत है, मैं तो चावल खा भी नहीं सकती, पर इन चावलों का क्या करूँ अब मैं? शेरू, अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? रामवती आए दिन उसको किसी न किसी बात पर डांटती रहती थी और सविता सर झुकाकर सहती रहती थी। एक दिन की बात है, उसकी सहेली सुमित्रा उससे मिलने आई। सविता शेरू को खाना खिला रही थी तो सुमित्रा का ध्यान ना ही सविता पर गया और ना ही सविता का ध्यान सुमित्रा पर। आओ सुमित्रा, अब बहुत समय बाद आई हो, क्या किसी काम से शहर में आना हुआ है तुम्हारा? हाँ रामवती, अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढती रही, पर भगवान का दिया हुआ इतना है कि समेटा नहीं जा रहा है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। अरे मैं चाहती हूँ कि एक लौता लड़का हो जब बाद में चिक चिक बाजी ना हो। रामवती सोचती है कि उसकी बहू सविता तो दहेज नहीं लेकर आई है, क्यों ना इसका पत्ता साफ करके सुमित्रा की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया जाए। और वो अपने बेटे को सुमित्रा को दिखाती है और उससे शादी की बात चलाती है। अब बगल में छोरा, नगर में ढिंढोरा। अरे अपना राहुल है ना, अरे बेटी बिल्कुल लायक और इकलौती भी है। तुम तो मुझे जानती हो, मैं चिक चिक बाजी में विश्वास नहीं करती। अरे मेरे घर तुम्हारी बेटी आएगी तो राज करेगी। अरे वाह, तुमने तो मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी बहन। मैं अपनी बेटी का रिश्ता राहुल से करने के लिए तैयार हूँ। आज से हम सहेलियां नहीं बल्कि समधन बन गई हैं। दोनों आपस में गले लगती हैं और एक दिन रामवती गैस का चूल्हा खोल कर रख देती है। सविता जैसे ही गैस जलाती है वो आग की लपटों में लिपट जाती है और जलकर मर जाती है। चलो, रास्ते का कांटा तो हट गया और सविता राहुल से अलग हो गई। अब मैं राहुल की शादी सुमित्रा की बेटी से करा सकूंगी। रामवती उसकी जली हुई लाश को पास के जंगल की नदी में फेंकवा देती है। इस बात का एहसास जब शेरू को होता है तो वो पास वाली नदी पर जहाँ सविता को फेंका होता है वहाँ जाकर रोने लग जाता है। सविता चुड़ैल बनकर शेरू के सामने आ जाती है। मत रो शेरू, मत रो। मैं जानती हूँ कि अब मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तुझे रोटी देने वाला कोई नहीं है। अब कुछ नहीं कर सकती मैं तो मर चुकी हूँ। सविता को जब शेरू देखता है तो वो बहुत तेज तेज रोने लग जाता है, क्योंकि शेरू सविता को बहुत चाहता था। शेरू, मैं मर गई तो क्या हुआ? अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। जो मैं जीते जी नहीं कर पाई, अब मरने के बाद तेरे शरीर में प्रवेश करके करूंगी। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। सविता शेरू के शरीर में प्रवेश कर जाती है और शेरू की आंखें लाल हो जाती हैं। वो एक खूंखार कुत्ते में बदल जाता है। जब वो सविता के घर जाता है तो रामवती धूप में बैठी होती है। जब शेरू को सामने देखती है तो आग बबूला हो जाती है। अब क्या लेने आया है यहाँ पर? अरे सविता ही तुझे रोटी दे दिया करती थी, मुझसे कोई उम्मीद मत करियो। चल भाग जा यहाँ से, तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जहाँ पर सविता गई है वहीं पर चले जा तू। दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा था। शेरू गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर की सविता रामवती के पैर में काट लेती है, जिससे वो दर्द से तड़प जाती है। अब शेरू रामवती के हर काम में अड़ंगा देने लग जाता है। राहुल, सविता तो पता नहीं कहाँ भाग गई, अपना मुंह काला करा लिया उसने। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, कल लड़की वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। वो तो अपने साथ कुछ दहेज भी नहीं लाई थी, पर जो लड़की तेरे लिए पसंद की है मैंने, वो बहुत सारा दहेज लेकर आने वाली है बेटा। माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं एक शादी करके कौन सा खुश था जो अब मैं दूसरी शादी कर लूं। अब मैं कुछ नहीं जानती,
कल तेरा रिश्ता पक्का होगा तो होगा। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन सुमित्रा अपनी लड़की को लेकर घर आ जाती है और रिश्ता पक्का करने की बात चल पड़ती है। तभी शेरू आकर शगुन का सारा सामान फेंक देता है। इस शेरू ने तो नाक में दम कर रखा है, जब देखो कभी काट लेता है, कभी सामान फेंक देता है। अभी मैं कुत्ते पकड़ने वाली पुलिस को बुला लेती हूँ, तभी पता चलेगा इसको। रामवती फोन करके कुत्ते पकड़ने वाली पुलिस को बुला लेती है और थोड़ी देर में वो पुलिस वहाँ पर आ जाती है। जब सविता को शेरू को पकड़ने वाली बात का एहसास होता है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। रुक जाओ, कोई भी शेरू को हाथ नहीं लगाएगा। सविता, तुम कहाँ चली गई थी और तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। सभी ने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया कि तुम किसी के साथ भाग गई हो और तुम्हारा ये रूप बहुत ही अलग है। क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। राहुल, मैं कहीं नहीं गई थी, ना ही मैं किसी के साथ भागी थी। मेरी सासू माँ ने मुझे जलाकर मार दिया था और मेरी लाश को जंगल की नदी में फेंक दिया था। पर शेरू के बार बार रोने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। शेरू के साथ माँ जी ने बहुत गलत व्यवहार किया। इस वजह से मैं शेरू के शरीर में प्रवेश कर गई और माँ जी को सबक सिखाया। ये क्या कह रही हो सविता? तुम मेरी माँ पर गलत आरोप लगा रही हो। मैं इस वक्त एक चुड़ैल हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे झूठ बोलकर आखिर क्या मिलेगा? माँ जी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से मैं चुड़ैल बनकर दोबारा यहाँ पर आई हूँ, जिससे किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। आज तुम्हारी शादी सिर्फ दहेज के लालच में आकर कर रही है माँ जी। अगर वो भी दहेज नहीं लाई तो वो भी दहेज की आग में जला दी जाएगी। माँ, क्या ये सही है? सच सच बताइए। हाँ बेटा, ये बात सही है। मुझे माफ कर दो सविता, मैंने तुम्हें जलाकर मार दिया, मुझे माफ कर दो बेटा। चुड़ैल की सारी बातें वहाँ खड़े सारे लोग सुन लेते हैं और पुलिस वहाँ पर आती है और वो पुलिस रामवती को पकड़ कर ले जाती है। एक छोटे से गांव में हरिया अपनी बीवी नैना के साथ रहा करता था। हरिया जितना भोला था उतनी ही तेज नैना थी, पर फिर भी हरिया नैना को घर पर रुकने के लिए बोलता था और खुद बाजार में पकोड़े बेचा करता था। हरिया जहाँ पकोड़े बेचा करता था उसके ठेले के ठीक सामने एक बड़ा सा ढाबा था। ढाबे का मालिक रामू हरिया से नफरत किया करता था, क्योंकि इतना बड़ा ढाबा होने के बाद भी रामू का ढाबा हरिया के पकोड़े के सामने कम चला करता था। ऐसे ही एक दिन लगता है आज वो हरिया का बच्चा छुट्टी पर है, जभी तो अब तक वो अपना ठेला लेकर नहीं आया पकौड़े बेचने के लिए। मुझे क्या, मैं तो चाहता हूँ कि वो कभी भी मेरे ढाबे के सामने अपना ठेला ना लगाए, उसकी वजह से मेरा ढाबा नहीं चलता। रामू ये सब कुछ सोचकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी हरिया अपना ठेला लेकर आ जाता है और गर्मा गर्म पकोड़े तलने लगता है। हरिया को पकोड़े बनाता देख रामू का दिमाग गर्म हो जाता है और वो गुस्से में हरिया के पास आकर उससे बोलता है, क्यों रे हरिया, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? मैं कुछ समझा नहीं मालिक, आप क्या कहना चाहते हैं? सच में इतना भोला है या सिर्फ भोला होने का नाटक करता है? जब तक तू अपना ये सड़ासा ठेला लेकर नहीं आया था, सारे ग्राहक तब तक मेरे ढाबे में आकर खाना खा रहे थे, पर तेरे आते ही मेरे सारे ग्राहक तेरे ठेले पर आकर खड़े हो गए, तेरा ये घटिया और सस्ते पकौड़े खाने के लिए। देख हरिया, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, अपना पकौड़े का ठेला लेकर कहीं और चला जा। मैं यहाँ से कहीं और क्यों जाऊँ? ये मेरी जगह है, मैं बरसों से यहीं पर पकौड़े बेच रहा हूँ। आपका ढाबा अभी कुछ महीनों पहले खुला है, आप कहीं और जाइए। हरिया की बात सुनकर रामू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब भी लोग हरिया के पकोड़े खाने आते हैं और कोई भी ढाबे में नहीं जाता। ये देखकर एक दिन रामू कुछ गुंडों को बुलाता है और उन्हें पैसे देकर उनसे बोलता है, मुझे कल इस हरिया का ठेला अपने ढाबे के बाहर नहीं चाहिए और ना ही ये हरिया, इसीलिए तुम लोग आज रात को जब हरिया अपना ठेला लेकर घर जाएगा तब इसके ठेले को तोड़ देना और इसके सारे सामान को भी तहस नहस कर देना। अब बस हमारी जेब गरम करते रहो,
उस हरिया को तो हम अच्छे से ठंडा कर देंगे। इस तरह से रामू अब शाम होने का इंतजार करता है। रात को जब हरिया अपना ठेला लेकर घर जाने के लिए निकलता है, तभी कुछ गुंडे हरिया को घेर लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। साथ ही वो गुंडे हरिया का ठेला और उसका सामान भी तहस नहस कर देते हैं। अब बेचारा घायल अवस्था में जैसे तैसे हरिया घर पहुंचता है। हरिया की हालत देख हरिया की बीवी नैना हरिया से बोलती है, अरे क्या हुआ, आपकी हालत किसने की? पता नहीं नैना, पर जब मैं घर में आ रहा था तब रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और मेरी खूब पिटाई की। उसने हमारा ठेला, कढ़ाई और पकौड़े बेचने के सारे सामान तोड़कर फेंक दिए। हमारे पास वो इकलौती कढ़ाई थी जिसमें मैं पकौड़े बनाकर बेचा करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। हो ना हो ये काम उस रामू का ही है। उस रामू को तो मैं सबक सिखा कर आऊंगी, पर उससे पहले कल सुबह होते ही आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे दवाई लेने के लिए। इस तरह से अगली सुबह नैना हरिया को डॉक्टर के पास ले जाती है और दवाई लेकर घर पहुंचती है। हरिया घर में आराम कर रहा होता है और नैना हरिया को सुलाकर रामू के पास जाती है और उसे बोलती है, क्यों रे रामू, तुझे क्या लगा तू मेरे पति को गुंडों से पिटवाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू मेरे पति से कितना जलता है। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी इस जलन को बुझने नहीं दूंगी। पहली बात तो ये कि तू मेरा कर भी क्या लेगी। दूसरी बात ये कि तेरे पास कोई सबूत है कि मैंने ही तेरे पति को गुंडों से पिटवाया है? नहीं ना। जिस दिन तेरे पास सबूत हो उस दिन आकर तुम मुझसे बहस करना जी। हाँ, अभी यहाँ से जा, मेरे ग्राहकों के आने का समय हो चुका है। आइए आइए, मेरे ढाबे में सस्ता खाना खाइए जी, जी भर के खाइए, सिर्फ 100 रुपए प्लेट। इस तरह से नैना वहाँ से चली जाती है और अपने घर की आर्थिक व्यवस्था देखकर उसे रात भर नींद नहीं आती और वो मन ही मन सोचती है, हरिया जी की तबीयत ठीक नहीं है और अब तो ठेला भी नहीं है और दोबारा से पकोड़े का काम शुरू करने का मतलब है 10 से 20 हजार का खर्चा। पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, क्या करूं? एक काम करती हूँ, कल सुबह कहीं काम का पता करके आती हूँ। जब तक हरिया जी घर में है तब तक मैं ही कोई छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। ये सोचकर अब नैना अगले दिन काम की तलाश में जाती है, जहाँ वो रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखती है जो अपने कंधे पर एक भारी थैला लिए चल रही होती है। उसके लड़खड़ाते कदम देखकर नैना उसे संभालती है और उसके कंधों से वो थैला लेकर उसे बोलती है, माँ जी, आपका थैला तो बहुत भारी है, पर आप इतना भारी थैला लेकर कहाँ जा रही हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको पहुँचा दूंगी। बेटा, इसमें मेरे बर्तन हैं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए सोचा कि क्यों ना इन बर्तनों को बेच दूं। बस इसीलिए बर्तन की दुकान पर जा रही थी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। इस तरह से नैना उस बूढ़ी औरत को बर्तन की दुकान पर छोड़ देती है और बूढ़ी औरत अपनी थाली में से एक कढ़ाई निकालकर नैना को देती है। नैना भी आशीर्वाद समझकर उस कढ़ाई को रख लेती है और घर चली जाती है। घर जाने के बाद अब भी नैना एक ही चीज सोच रही होती है, आखिर वो अपना घर कैसे चलाए। तभी उसे गांव में एक शोर सुनाई देता है और शोर की आवाज सुनकर नैना बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि एक आदमी चम्मच से टाल पीट रहा है और सबसे बोल रहा है, कल ठाकुर जी के घर पर एक प्रतियोगिता है जिसमें गांव का हर व्यक्ति अपनी रेसिपी बनाकर ठाकुर जी को खिला सकता है और ठाकुर जी को जिसकी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी ठाकुर जी उन्हें आजीवन के लिए नौकरी देंगे। साथ ही उनके परिवार की देखभाल और खाना पीना भी ठाकुर की तरफ से होगा। अरे वाह, ये तो एक सुनहरा मौका है। मुझे इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए और इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मेरे और हरिया जी जैसा पकोड़े बनाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। मैं कल ही इस प्रतियोगिता के लिए पकोड़े बनाकर ले जाऊंगी। अब तो मेरे पास कढ़ाई भी है। ये सोचकर नैना घर जाती है और बुढ़िया की दी हुई कढ़ाई पर वो आलू के और गोभी के पकोड़े बनाती है। पकोड़े दिखने में काफी सोने की तरह मालूम पड़ते हैं, पर फिर भी नैना पकोड़े पर ध्यान ना देकर प्रतियोगिता पर ध्यान देती है। और जब हरिया पकोड़ों को खाता है तो वो नैना से बोलता है, अरे नैना, कैसे पकौड़े बना रही हो? ये पकौड़े हैं या सोना? और वैसे भी ये देखने में सोने के पकौड़े ही लग रहे हैं और खाने में भी नहीं हो रहा। हरिया की बात सुनकर नैना पकोड़े को देखती है और वो देखती है कि उसने जितने भी पकोड़े बनाए हैं वो सच में सभी सोने के हैं।
अब क्या था, नैना समझ जाती है कि उस बुढ़िया ने उसे कोई साधारण कढ़ाई नहीं दी। अब नैना सोने के पकोड़े को ले जाकर बेच देती है और इस तरह से बहुत जल्द नैना अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर लेती है। और ठीक होते ही हरिया उसी ढाबे के सामने अपना एक छोटा सा पकोड़े का दुकान खोलता है। हरिया की तरक्की देखकर रामू की जलन और बढ़ जाती है और उसे नैना की बात याद आती है। मैंने जितना सोचा था, इसकी बीवी तो उससे भी कई ज्यादा चालाक निकली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसकी दुकान के सामने अपना ढाबा चलाने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँ। इस तरह से रामू अपना ढाबा बंद करके दूसरी जगह चला जाता है और नैना घोड़े बेचकर दिन दुगनी रात चौगनी करती है। साथ ही वो गरीब लोगों की मदद करती है और रामू जैसे अहंकारी लोगों का अहंकार तोड़ती है।